बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 8। आज के लेक्चर में हम अल्कलाइन और अल्कली मेटल्स के कुछ अहम एलिमेंट की इस्तेमालात को तफसील के साथ समझेंगे, जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के हवाले से हम बात करेंगे। हम इनके इस्तेमालात को बड़ी तफसील के साथ समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के इस्तेमालात। इससे पहले हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कुछ तबई खसूसियात का मुवाजना कर चुके हैं, और अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से हमने सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के हवाले से ही तफसीलन समझा था। हमने इनकी रंगत के बारे में जाना, इनकी ज़ाहरी सूरत के बारे में जाना कि सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम किस तरह के होते हैं। सोडियम के हवाले से हमने कहा कि ये सिल्वरी सफ़ेद है, मैग्नीशियम भी हमने कहा सिल्वरी सफ़ेद है, कैल्शियम के बारे में हमने पढ़ा कि ये सिल्वरी ग्रे रंग में होता है। ये इनकी ज़ाहरी सूरत थी। फिर हमने इनके एटॉमिक साइज़ के हवाले से भी बातें की, इनका आयनिक साइज़ भी पढ़ा, इनका एटॉमिक साइज़ भी पढ़ा कि सोडियम का मैग्नीशियम की निस्बत ज़्यादा होता है, और इसी तरह हमने पढ़ा कि मैग्नीशियम की निस्बत कैल्शियम का ज़्यादा होता है, क्योंकि मैग्नीशियम और कैल्शियम एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और कैल्शियम ग्रुप में बाद में आता है, मैग्नीशियम पहले आता है। जबकि पीरियड की जानिब अगर देखें तो सोडियम मैग्नीशियम में से सोडियम पहले आता है, जिसकी वजह से इसका साइज़ बड़ा है। अगर हम इनके एटॉमिक और आयनिक साइज़ से आगे बढ़े, हमने इनकी डेंसिटीज़ के बारे में पढ़ा कि जो सोडियम है इसकी डेंसिटी 0.98 है ग्राम फीस क्यूबिक सेंटीमीटर। हमने मैग्नीशियम की डेंसिटी पढ़ी जो कि उससे ज़्यादा थी, 1.74। हमने कैल्शियम की डेंसिटी पढ़ी, उससे थोड़ी सी कम थी, 1.55 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर। हमने पढ़ा तीनों ही जो मेटल्स हैं, जिसमें से पहली सोडियम अल्कली मेटल है, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। हमने इनकी मेलिबिलिटी के बारे में पढ़ा कि मेलिएबल भी हैं, डक्टाइल भी हैं। हमने इनकी कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा कि ये अच्छे कंडक्टर होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा, सोडियम का कम होता है, मैग्नीशियम का उससे ज़्यादा होता है, कैल्शियम का उससे ज़्यादा होता है। तो हमने ये तरतीब के साथ इनकी तफसील पढ़ी हुई है, मेल्टिंग पॉइंट के लिहाज से भी, बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से भी। और आखिर पे हमने इनके आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा कि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो मैग्नीशियम आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है साइज़ बड़ा होने की वजह से, और 496 किलो जूल फी मोल इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की मिक़दार है। मैग्नीशियम के लिए हमने बात की कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी 1450 होती है, जबकि कैल्शियम की आयनाइजेशन एनर्जी 1145 होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर हमने फ़र्क किया, और फिर हमने इनके शोले का रंग भी ये देखा कि जब इनको आग पर जलाया जाता है तो किस तरह का शोला पैदा करते हैं। सोडियम के बारे में हमने कहा कि ये पीले रंग का शोला देता है, सुनहरी पीला। मैग्नीशियम के बारे में कहा हमने ये भड़कीला सफ़ेद, चमकदार सफ़ेद रंग ज़ाहिर करता है। और कैल्शियम के बारे में हमने कहा कि ये ब्रिक रेड रंग ज़ाहिर करता है, ईंट की तरह का सुर्ख रंग ये ज़ाहिर करता है, ब्रिक सुर्ख। तो ये इन तीनों एलिमेंट्स की कुछ अहम तबई खसूसियात थी जिनका मुवाज़ना हम पीछे पढ़ के आए हैं। इन खसूसियात के साथ साथ हमने इनकी कीमियाई खसूसियात का मुवाज़ना भी किया कि ये एलिमेंट्स जो कि ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 से ताल्लुक़ रखते हैं, ये किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, किस तरह से हाइड्रोजन के साथ, किस तरह से कार्बन के साथ, या हैलोजन्स के साथ, या नाइट्रोजन वगैरह के साथ, या इस तरह के दीगर दूसरी स्पीशीज़ के साथ किस तरह से ये कीमियाई तामुलात ज़ाहिर करते हैं। हमने ये कीमियाई और तबई खसूसियात को बड़ी तफसीलन समझा है, और हमने ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स की मुकम्मल तौर पर बात की है। लेकिन यहाँ पर हम इन दो ग्रुप्स के एलिमेंट्स में से सिर्फ ये जो पहले 3 एलिमेंट हैं, मतलब ग्रुप नंबर 1 की अगर बात करें तो लिथियम के बाद सोडियम, ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन दोनों के हम यहाँ पे इस्तेमालात को तफसीलन समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोडियम के इस्तेमालात कि सोडियम कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। सोडियम के इस्तेमालात। सोडियम पोटाशियम अलॉय, हम सोडियम को पोटाशियम के साथ मिलाकर जो कंपाउंड बनाते हैं वो अलॉय कहलाता है। असल में अलॉय यहाँ भर्त 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स के मिलने से बनने वाला
जो कंपाउंड है, बनने वाली जो चीज़ है, कंपाउंड बनने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, अलॉय का नाम देते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल दोनों ही हो सकती है, मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल भी हो सकती है, कम से कम 2 होंगी, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इनके मिलने से जो चीज़ बनती है वो अलॉय कहलाती है। तो सोडियम को जब पोटाशियम के साथ मिलाया जाता है तो इनके मिलने से सोडियम पोटाशियम अलॉय बनती है। सोडियम पोटाशियम अलॉय। सोडियम पोटाशियम को हम इस तरह भी लिखते हैं इनके सिंबल की मदद से, सोडियम पोटाशियम अलॉय। तो सोडियम पोटाशियम अलॉय को न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बतौर सर्दकार यानी हरारत जज़ब करने वाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सर्दकार यानी हरारत जज़ब करने वाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स ये वो मशीनें होती हैं जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाई जाती हैं। ये वो आलात होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाए जाते हैं, मतलब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जहाँ पे करवाए जाते हैं, उन आलात को, उन मशीनों को हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स का नाम देते हैं। तो जब न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन जैसे रिएक्शंस होते हैं, ये वो रिएक्शन है जिनके अंदर किसी भी एटम का न्यूक्लियस शामिल होता है रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेने में, तब्दीलियाँ पैदा करने में। तो जब ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, तो ये रिएक्शन के दौरान इतनी ज़्यादा मिकदार के अंदर एनर्जी या हरारत पैदा होती है कि जिससे न्यूक्लियर रिएक्टर को नुकसान पहुंचने का ख़दशा भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम वहाँ पे सोडियम पोटाशियम अलॉय इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि क्या काम करती है, इस रिएक्शन के दौरान पैदा होने वाली हरारत को जज़ब कर लेती है। हरारत को जज़ब करके न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर के दर्जा हरारत को क्या कर लिया जाता है, वापस मुनासिब दर्जा हरारत के ऊपर कायम कर लिया जाता है, ताकि न्यूक्लियर रिएक्टर को किसी किस्म का नुकसान ना हो और वो मज़ीद रिएक्शन पर करवाने के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता हो। तो सोडियम का बड़ा अहम और पहला इस्तेमाल है कि सोडियम का हम पोटाशियम के साथ अलॉय बना लेते हैं। अलॉय के अंदर खसूसियात किसी एक एलिमेंट की इनफरादी तौर पर खसूसियात की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं स्टील की, तो स्टील भी कार्बन का दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर बनने वाला एक अलॉय होता है, और स्टील की खसूसियात नॉर्मल एलिमेंट की निस्बत ज़्यादा होती हैं। स्टील को हम इस्तेमाल करते हैं उन जगह के ऊपर जहाँ पर टम्परेचर या दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो। पहले हम इस्तेमाल करते थे आम बर्तन का इस्तेमाल करते थे जो ज़्यादा टम्परेचर को नहीं जज़ब कर सकते थे और ख़राब हो जाते थे, जबकि आज हम चीज़ों को गर्म करने के लिए ज़्यादातर स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टील का बर्तन ज़्यादा टम्परेचर को जज़ब कर सकता है और वो अपनी खसूसियात भी नहीं खोता और ख़राब भी जल्दी नहीं होता। तो इसी तरह से अलॉय जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मेटल या नॉन मेटल को मिलाकर एक अलॉय बना ली जाती है, तो अलॉय की खसूसियात ज़्यादा बेहतर होती हैं, अलॉय ज़्यादा पायदार होती है। तो सोडियम पोटाशियम अलॉय को हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो एनर्जी पैदा हो रही है, जो हरारत पैदा हो रही है न्यूक्लियर रिएक्शंस के नतीजे में, वो हरारत को ये आसानी से जज़ब कर लें और इस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर का टेम्परेचर जो है वो एक मुनासिब टेम्परेचर के ऊपर भी मौजूद रहता है। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे कि सोडियम वेपर लैंप में येलो लाइट पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। सोडियम एक अल्कली मेटल है जिसके आखिरी शेल के अंदर वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हम कह सकते हैं कि सोडियम में सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है,
जब हम सोडियम को एनर्जी देते हैं, दर्जा हरारत देते हैं, तो वो जो वैलेंस शेल के अंदर पड़ा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी जज़ब करने के बाद वो छोटे एनर्जी लेवल से बड़े एनर्जी लेवल की तरफ छलांग लगा देता है, जंप कर देता है, और जब बड़े एनर्जी लेवल के अंदर चला जाता है तो वहाँ से एक वक्त आने के बाद दोबारा वो अपनी एनर्जी को खारिज करके छोटे एनर्जी लेवल के ऊपर वापस आता है। तो जब वो बड़े एनर्जी लेवल से छोटे एनर्जी लेवल के ऊपर वापस आ रहा होता है तो आते दौरान जितनी एनर्जी को जज़ब करके वो छलांग लगाकर बड़े एनर्जी लेवल पर गया था, उतनी ही एनर्जी वाली रेडिएशन को वो वापस खारिज करेगा दोबारा छोटे एनर्जी लेवल के ऊपर आने के लिए। और जब हम सोडियम का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो इस डी एक्साइटेशन के नतीजे में, मतलब बड़े लेवल से छोटे लेवल पर उस इलेक्ट्रॉन के आने के नतीजे में जो स्पेक्ट्रम के ऊपर हमें रंग ज़ाहिर होता है वो पीला रंग ज़ाहिर होता है। तो इसका मतलब कि ये येलो लाइट पैदा करने का बाइस बनते हैं। यही सारा नज़रिया हम सोडियम का वेपर लैम्प के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं लैम्प के अंदर सोडियम की ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन, मतलब सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बड़े एनर्जी लेवल और छोटे एनर्जी लेवल के ऊपर आने जाने के इस नज़रिए को इस्तेमाल करके हम येलो लाइट वहाँ पर पैदा करवाते हैं, और उन लैम्प को फिर हम स्ट्रीट लाइट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो बाज़ारों के अंदर या सड़कों के ऊपर जो लाइट्स वगैरह लगी होती हैं, जो पीले रंग की रोशनी पैदा कर रही होती हैं, असल में उनके अंदर सोडियम का ही इस्तेमाल करवाया गया होता है, और इस पूरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के छलांग लगाने के नज़रिए को वहाँ पर इस्तेमाल करके हम ये येलो लाइट को पैदा करवाते हैं उन लैम्प के अंदर, और रोशनी करवाते हैं जो हमें रात के वक्त देखने में इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद अगर मज़ीद बात करें सोडियम के हवाले से, तो मुख्तलिफ़ मेटल्स मसलन टाइटेनियम के हसूल के लिए बतौर रेड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होती है। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम मेटल दूसरी मुख्तलिफ मेटल्स मसलन टाइटेनियम वगैरह, इनको हासिल करने के लिए रेड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। अब सवाल ये है कि ये रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रेड्यूसिंग एजेंट कोई भी ऐसी शय जो किसी दूसरी शय को इलेक्ट्रॉन देकर उसकी रिडक्शन करवा दे और अपनी ऑक्सीडेशन करवा दे, ऐसी शय को हम रेड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। अब चूँकि सोडियम एक मेटल है और ये आसानी से अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकती है, तो जब किसी के साथ रिएक्शन करेगी, उस रिएक्शन के दौरान उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगी। जब उस एटम को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगी तो उस एटम ने सोडियम से चूँकि इलेक्ट्रॉन लिया, तो हम कहेंगे कि उस एटम की क्या हो चुकी है, रिडक्शन हो चुकी है। सोडियम में से चूँकि इलेक्ट्रॉन निकला है, सोडियम की क्या हो चुकी है, ऑक्सीडेशन हो चुकी है। तो ऐसी चीज़ जो किसी दूसरे की रिडक्शन करवा दे उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है, और वैसे भी जितनी मेटल्स हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। किसी की रिड्यूस करने की ताकत कम होती है, किसी की रिड्यूस करने की ताकत ज़्यादा होती है। ये एटम के साइज़ के लिहाज से होता है। अब सोडियम की बात करें तो इसके एटम का साइज़ बड़ा है, तो इसकी रिड्यूसिंग ताकत भी, इसकी रिड्यूसिंग पावर भी ज़्यादा होती है। तो मुख्तलिफ मेटल्स जैसे कि टाइटेनियम वगैरह, ये जब हम किसी न किसी ज़राए से इसको हासिल करते हैं तो ये अकेली हासिल नहीं होती टाइटेनियम, बल्कि टाइटेनियम के साथ उसके क्लोराइड वगैरह मौजूद हो सकती हैं, कुछ और कंपोनेंट्स प्रेजेंट मौजूद हो सकती हैं जो टाइटेनियम के साथ मिलकर एक कंपाउंड की शक्ल में पाए जाते हों। हम चाहते हैं कि हम उस पूरे मिक्सचर में से, पूरे कंपाउंड में से टाइटेनियम को क्या कर लें, अलहदा कर लें। तो टाइटेनियम चूँकि एक मेटल है, उसको अलहदा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टाइटेनियम को रिड्यूस करवाना पड़ता है ताकि वो साथ वाले कंपोनेंट से क्या हो जाए, अलहदा हो जाए। तो उसको रिड्यूस करवाने के लिए हम फिर सोडियम का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे टाइटेनियम क्लोराइड है, टाइटेनियम क्लोराइड के सोल्यूशन में से टाइटेनियम को अलहदा करने के लिए हमने सोडियम का इस्तेमाल कर लिया। सोडियम टाइटेनियम की निस्बत ज़्यादा
ताकत के साथ क्लोरीन के साथ मिलने की सलाहियत रखता है, तो ये टाइटेनियम को वहाँ से निकाल देता है और ख़ुद क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बना देता है और टाइटेनियम इस तरह से अलहदा हो जाता है। तो हमें मुख्तलिफ मेटल्स को हासिल करने के लिए, दूसरे कंपोनेंट से अलहदा करने के लिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 सोडियम के अहम इस्तेमालात हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मैग्नीशियम के इस्तेमाल की तरफ कि मैग्नीशियम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। मैग्नीशियम के इस्तेमालात। नंबर 1, मैग्नीशियम फ्लैश लाइट बल्बों और आतिशबाजी में इस्तेमाल होता है। फ्लैश लाइट बल्बों, पुराने दौर के अंदर जो कैमरे इस्तेमाल किए जाते थे फ़ोटोग्राफ़ी के मकासद के लिए, तो उन कैमरों के साथ एक छोटी सी फ्लैश लाइट भी लगी होती थी जो सामने मौजूद इंसान के चेहरे के ऊपर पड़ती थी और इमेज अच्छा नज़र आता था, तस्वीर अच्छी ली जा सकती थी उसकी मदद से। असल में वो जो फ्लैश लाइट होती है जो सिर्फ एक हल्का सा स्पार्क पैदा करती है, एक हल्की सी चमक पैदा करती है, उस फ्लैश लाइट के अंदर मैग्नीशियम वायर का ही इस्तेमाल किया जाता था। तो जैसे ही हम क्लिक करते थे कैमरे को तस्वीर खींचने के लिए, तो क्लिक करने पर वो जो वायर होती थी उसके अंदर एक स्पार्क पैदा होने की वजह से, एक छोटा सा करंट पैदा होने की वजह से एक बड़ा सा ग्लो निकलता था, एक बड़ी सी चमक पैदा होती थी। वो चमक सामने खड़े हुए इंसान के चेहरे को क्या कर देती है, रोशन, और वहाँ से जो तस्वीर हासिल होती है वो बड़ी खूबसूरत और पायदार तस्वीर निकलती है। तो लिहाजा मैग्नीशियम का इस्तेमाल फ्लैश लाइट बल्बों के अंदर वो फ्लैश पैदा करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता था या करवाया जाता है। दूसरे नंबर पर आतिशबाजी के अंदर भी मैग्नीशियम का इस्तेमाल करवाया जाता है। आतिशबाजी असल में ये चाइना की एक ईजाद है। आतिशबाजी को हम मुख्तलिफ़ तकरीबात में, शादी ब्याहों के अंदर या इस तरह के दूसरे फंक्शन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ रौनक मेला वगैरह लगाने के लिए। तो आतिशबाजी के अंदर हम मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये जब इनको जलाया जाता है, इनको गर्म किया जाता है, तो हीट होने पर, गर्म होने पर, जलाए जाने पर ये मुख्तलिफ़ किस्म के एक रंग ज़ाहिर करते हैं। तो इसी तरह से हम मैग्नीशियम के अलावा कुछ दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं, कुछ मेटल्स भी होती हैं जिनके साल्ट का इस्तेमाल करवाया जाता है जो ख़ास किस्म के रंग ज़ाहिर करती हैं। तो आतिशबाजी जो है वैसे देखने के लिए तो एक अच्छा है, देखने में अच्छा भी लगता है, लेकिन जो लोग इसका तजर्बा नहीं रखते, जब वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो गलत इस्तेमाल से इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो लिहाजा जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो तजर्बाकार लोग हैं, जो इसके बारे में मुकम्मल तौर पर इल्म रखते हैं, वो ही ज़्यादातर आतिशबाजी का इस्तेमाल करने के लिए इन मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स और कंपोनेंट को भी इस्तेमाल करते हैं इनके अंदर, जिसमें मैग्नीशियम जो है वो भी चूँकि ये चमक पैदा करती है और अच्छा रंग देती है, तो जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। हमने पढ़ा कि इसका रंग जो है वो भड़कीला सफ़ेद होता है मैग्नीशियम का, तो इस वजह से इसको आतिशबाजी के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है और फ्लैश लाइट बल्बों के अंदर भी मैग्नीशियम का इस्तेमाल आम तौर पर देखा जाता है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं मैग्नीशियम के हवाले से कि और ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है मैग्नीशियम, तो हम लिखते हैं कि हल्के अलॉय बनाने में इस्तेमाल होती है। हल्के अलॉय बनाने में, हल्के अलॉय से मुराद ऐसे अलॉय जिनको हम ज़्यादातर मेडिकल के शोबे के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा है कि मेडिकल के शोबे के अंदर जो हम आलात का इस्तेमाल करते हैं इलाज मुआलजे के लिए, वो उनका वज़न बड़ा कम होता है और वो अलॉय होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के कामों के लिए मुख्तलिफ़ तरह के अलॉय का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि दांतों के अंदर डेंटल फील्ड की अगर हम बात करें तो दांतों के अंदर इस्तेमाल होने वाले आलात, उनका एक तो
साइज़ भी छोटा होता है, ऊपर से वो हल्के भी होते हैं और इस तरह के अलॉय का इस्तेमाल करवाया जाता है किसी भी इंसानी जिस्म के ऊपर जिसका नुकसान ना हो। तो मैग्नीशियम के अलॉय इनका एक तो नुकसान नहीं होता और ये लाइट वेट मतलब कि साइज़ में भी छोटे होते हैं, वज़न में भी हल्के होते हैं और मेडिकल के शोबे में इन अलॉय का ज़्यादातर इस्तेमाल करवाया जाता है। तो हल्के अलॉय बनाने में हम मैग्नीशियम मेटल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम मेटल कहाँ पे इस्तेमाल होती है? थर्माइट प्रोसेस में, थर्माइट प्रोसेस में एल्युमिनियम पाउडर को जलाने के लिए इस्तेमाल होती है। थर्माइट प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक मेटल को दूसरी मेटल के ऑक्साइड की मदद से जलाते हैं और उससे मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड भी हासिल कर सकते हैं। तो थर्माइट प्रोसेस में जब एल्युमिनियम पाउडर को जलाना होता है तो उसको जलाने के लिए हम मैग्नीशियम के फ्लैश का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम मेटल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एनर्जी भी रखते हैं और चीज़ों को जलाने के लिए भी इनका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो थर्माइट प्रोसेस में मुख्तलिफ रिएक्शन के नतीजे में हम एल्युमिनियम पाउडर को जलाने के लिए, एल्युमिनियम को ठोस हालत में जलाने के लिए और उसको ऑक्सीडाइज़ करने के लिए मैग्नीशियम का ज़्यादातर इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम को क्रयन से बचने के लिए मैग्नीशियम को बतौर एनोड इस्तेमाल किया जाता है। बतौर एनोड हम जानते हैं कि किसी भी ऐसी मेटल जिसको जंग लगने का ख़तरा हो उसको उससे बचाने के लिए हम उसके ऊपर दूसरी मेटल की तय चढ़ा देते हैं। तो जिस मेटल की तय चढ़ानी होती है हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाते हैं, उसमें जो एनोड होता है वो ऐसी मेटल का बनाते हैं जिसकी तय चढ़ानी होती है, कैथोड ऐसी मेटल का बनाते हैं जिसके ऊपर तय चढ़नी होती है। तो जिसका खदशा हो कि इसको जंग लग जाएगा उस मेटल का कैथोड बनाकर एनोड पे हम मैग्नीशियम लगा देते हैं। मैग्नीशियम आहिस्ता आहिस्ता घुलती है इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन के दौरान और इस तरह से एनोड से निकल कर कैथोड की सतह के ऊपर मौजूद जो मेटल है उसकी सतह के ऊपर जाकर चिमटना शुरू हो जाती है और इस तरह से एक मेटल की दूसरी मेटल के ऊपर हम तय को चढ़ा देते हैं और इस तरह से दूसरी मेटल को जिसके ख़राब होने का खदशा है उसको ख़राब होने से भी बचा लेते हैं। ये मैग्नीशियम के कुछ अहम इस्तेमालात थे। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं कैल्शियम के इस्तेमालात। तो पहले नंबर पर कैल्शियम को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में से सल्फर को निकालने के लिए कैल्शियम का इस्तेमाल किया जाता है। हम जितनी भी पेट्रोलियम की मसनूआत इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर अगर सल्फ़र जैसा एलिमेंट मौजूद हो तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए जब सल्फ़र जलता है या मुख्तलिफ रिएक्शन का हिस्सा बनता है तो सल्फ़र की मदद से कुछ ऐसे कंपाउंड बन जाते हैं जो एटमॉस्फेयर में अगर खारिज हों उससे पोल्यूशन का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत पोल्यूशन फ्री हो जाएं, पोल्यूशन से पाक हो जाएं या इनके जलने से कोई ऐसा कंपाउंड पैदा ना हो जो पोल्यूशन का बाइस बन सकता हो, तो चूँकि सल्फ़र एक ऐसा एलिमेंट है जिसको जो मुख्तलिफ़ किस्म के एसिडिक हिस्सों के अंदर भी तब्दील हो सकता है या ऐसे कंपाउंड बना सकता है जो जहरीले हों और एटमॉस्फेयर में आकर ना सिर्फ एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले जो जानदार हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हो बल्कि जो ज़िंदा इंसान या पौधे हैं उनकी जिस्मों के अंदर दाखिल होकर उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हो। तो इस सारे चीज़ों से बचाने के लिए हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट में से सल्फ़र को निकालना चाहते हैं, तो सल्फ़र को निकालने के लिए कैल्शियम का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हम कैल्शियम का इस्तेमाल करवाते हैं
मेटल्स मसलन यूरेनियम, क्रोमियम और ज़िरकॉनियम, इन मेटल्स के हसूल के लिए बतौर रिड्यूसिंग एजेंट कैल्शियम को इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी की सारी मेटल्स मुनफरिद या इनफरादी तौर पर नहीं पाई जाती, दूसरे कंपोनेंट्स के साथ मिलकर कंपाउंड्स की शक्ल में होती हैं। तो वहाँ से इनको निकालने के लिए हम कैल्शियम को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैग्नीशियम का इस्तेमाल टाइटेनियम के हसूल के लिए किया जाता था, इसी तरह से कैल्शियम का इस्तेमाल इन जैसी मेटल्स को भी हासिल करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारी टेक्स्ट बुक ये दो अहम इस्तेमालात लिखती है कैल्शियम के हवाले से, जबकि मैग्नीशियम के हमने तकरीबन 4 इस्तेमालात पढ़े हैं। ये सारे के सारे जो है वो मुख्तसर सवाल के तौर पर पूछे जा सकते हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद रखेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने ये सीखा कि सोडियम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, मैग्नीशियम का क्या किरदार है हमारी ज़िंदगियों के अंदर, और कैल्शियम किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।